हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं टेलीग्राम जो मेरे चैनल्स है उस पर ना काफ़ी सारी क्वेरीज देख रहा हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया होता है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है और मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ना छोटे छोटे डाउट्स आते रहते, तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लें और आपके जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री जो है वो एलिजिबल होते या नहीं होते हैं। उसके बाद कुछ एज है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पे परसेंटेज के बारे में भी कुछ क्वेरीज यहाँ पर है। तो देखो, डिस्टेंस एजुकेशन जो है ना, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन चालू किया है, जैसे सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड है वो है हमारा इग्नू। इसी तरीके से जितनी सारी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, उसकी डिग्री अगर मतलब कोई काम की नहीं होगी एग्जाम के लिए अप्लाई करने का, तो उस डिग्री का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, जनरली लोग ये डिग्री इसलिए करते हैं क्योंकि किसी रीज़न की वजह से वो कॉलेज जा नहीं सके या किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो डेफिनेटली ये जो सारी डिग्रीज होती है डिस्टेंस एजुकेशन की, वो हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होती है। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे फुल टाइम कोर्स और डिस्टेंस एजुकेशन में ये कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है फुल टाइम का अपोजिट डिस्टेंस एजुकेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप एक देखो, आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, इसके चक्कर में मत पड़िए। जो जिसके पास भी डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री है विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू के वेबसाइट पे ये क्लियरली लिखा है। बस एक ही यहाँ पे कंडीशन है, परसेंटेज आपको उस एग्जाम के हिसाब से, यानी कि आरबीआई में जो है एग्रीगेट 60% होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए एग्रीगेट, और वो यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। बस इतना अगर है तो आप वहां पर एलिजिबल है। चलो अभी देखते हैं कि ये है 2022 का। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, 2022 का, 21 का। यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए 1 जनवरी है, ये कट ऑफ डेट उन्होंने यहाँ पर फिक्स किया था। ठीक है, ये है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। और एज के लिए भी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2022 ही थी लास्ट ईयर। जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 33 एंड एससी एसटी के लिए 35, ये अपर एज लिमिट था। तो अभी ये क्वेश्चन है कि इस साल भी ये रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, ऐसा कोई रूल तो नहीं बनाया है, लेकिन पिछले 2 नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसके बेस में मुझे लगता है इस साल भी 1 जनवरी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। ठीक है, अभी परसेंटेज का देखते हैं। देखो, परसेंटेज में क्या है, ग्रेजुएशन में आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए। अभी क्या है ना, कुछ लोग ऐसे है ना, खुद ही कुछ मतलब खुद के मन से कुछ रूल बना लेते हैं और अप्लाई नहीं करते। तो किसी को लगता है एग्रीगेट का मतलब है ईच एंड एवरी सेमिस्टर में 60% होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक सेमिस्टर में 50, दूसरे में 80 होगा तो भी चलेगा। ठीक है, एग्रीगेट 60% आपको होना चाहिए, नहीं तो और है। देखो यार, ये और का भी मीनिंग ना मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए। बहुत स्टूडेंट ना इस चीज़ पे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। और का मतलब दोनों नहीं होता, और मतलब ए और बी। ए नहीं चलेगा तो बी होगा तो भी चलेगा। और ये है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमिस्टर इन ईयर्स। अभी यहाँ पे भी कुछ बच्चे ना कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है देखो आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा है ऑल सेमिस्टर में 55 होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, एग्रीगेट है, सारे ईयर्स के मार्क निकालो, आउट ऑफ सारे ईयर्स के मार्क्स निकालो और उसका परसेंटेज निकालो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट है। यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि जो कोर्स, यहाँ पे देखो, एनी सच कोर्स विच फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी दैट इज टेकन आफ्टर क्लास 12 एटलीस्ट 3 years और कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये भी चलता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर क्या लिखा है, एनी सर्च कोर्स, कोई भी ऐसा कोर्स है जो आपने 12 ग्रेजुएशन के बाद किया है और वो 2 साल का है, आप उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहो या ना कहो। ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स किया है, 2 साल का कोर्स है, तो वो जो स्टूडेंट होंगे वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये बहुत क्लियर है। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं आपको एक गूगल फॉर्म वहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ लोगों का हो सकता है कोई अलग ही डिग्री है,
कोई क्लियर नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ होता है ना कन्फ्यूजन। जैसे डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते तो उनको भी कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे जो बहुत जिनकी अलग क्वेरीज हैं वो मुझे अलग से मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसमें भर के आप क्वेरीज पूछ सकते। अब ये देखो, ये जो डेट थी ये हमारी 2022 की डेट थी। फेज़ 1 का एग्ज़ाम 28 मई को हुआ था, यानी कि इतना लेट एग्ज़ाम होने के बाद भी उन्होंने 1 जनवरी कट ऑफ डेट रखा था, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी और एज के लिए भी। और 25 जून को था ये फेज़ 2 का एग्ज़ाम। इस साल फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है 6 मई को, ठीक है। और जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है ये मिड अप्रैल में हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसके पहले है, इसके एक महीना पहले है। स्टिल मुझे लगता है जो कट ऑफ डेट है एज के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, वो 1 जनवरी 2023 रह सकती है, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रह सकती है। अभी ये देखते, ये है 2021 का। 2021 में भी उन्होंने जो डेट रखी थी एज के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सिर्फ 1 जनवरी थी, और वहाँ पे भी सेम यहाँ पे रूल अप्लीकेबल था। तो मैं भी फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ। और उसके पहले जो, यानी कि 2021 में जो डेट थी वो थी 6 मार्च को प्रीलिम्स था और 1 अप्रैल को मेंस था, ठीक है। एक जैसे आपको आइडिया आने के लिए मैंने इस साल का डेट आपको बता दिया है। 99% चांसेस है उसी डेट पे हमारा एग्जाम होगा। यस, अभी क्या है यहाँ पर, अभी हमने एक 90 डेज का प्लान बनाया हुआ है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है एंड फ्रेशर्स के लिए भी है। इसकी डाउनलोड जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। और अगर आपको प्लान समझने में अगर दिक्कत है, अगर आपको प्लान समझ में नहीं आ रहा, तो इस फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे जो मेंटर्स है आपको ये प्लान कैसे फॉलो करना है वो बताएंगे। देखो ये प्लान है यहाँ पर, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। पहले डाउनलोड कर लो, ये बस मैंने यहाँ पे एक पेज दिखाया हुआ है। और अगर आपको समझ में नहीं आता इसको कैसे फॉलो करना है, 90 डेज़ का प्लान है, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और वहाँ पर हमारे मेंटर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो परसेंटेज में भी क्या है ना, आजकल CGPA सिस्टम आता है। तो CGPA सिस्टम क्या है, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज ने ऐसा लिखा है कि 10 में से अगर 6 CGPA है एंड दिस 6 इज इक्वल टू 70%, अगर उनका सिस्टम ऐसा है तो ये माना जाएगा। बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं इसी को अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये कौन से लोगों के लिए है, कौन से स्टूडेंट के लिए है, जिनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी बोलता है 10 में से 2 है, ये 80% है, RBI मान लेगा, RBI इसको मान लेगा। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कहेगा RBI उसको मान लेगा। अगर आपके मार्कशीट पे, डिग्री पे कोई फॉर्मूला नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका CGPA 5 है, अगर 5 में से आपको 4 मिले, इसको कन्वर्ट करना है 10 में, 10 में से 8 है, तो 8 का मतलब है आपका 6.75 अगर है तो 60% कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ओनली व्हेन देयर इज नो फॉर्मूला रिटन ऑन योर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लियर हो गया। ये देखो मैंने ये बताया ना, नॉर्मलाइज टू 10। जैसे मान लीजिए किसी का 6 है, 6 में से 4 मिले, तो 10 में से कितना हुआ, ये 66.66 आता है, ठीक है। तो ये है क्या, ये है क्या एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 6.75 चाहिए, ठीक है। 6.75 यहाँ पर चाहिए, क्लियरली यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपका होना है। अगर आपके यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है तो अभी यहाँ पर देखो, अगर किसी ने MPhil किया है तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। MPhil कंप्लीट होना चाहिए, अगर MPhil चालू है तो नहीं मिलेगा। PhD कंप्लीट होना चाहिए, तब आप 34 तक अप्लाई कर सकते हैं और दो बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए OBC के लिए 33 है और उसने PhD भी किया है, ठीक है, तो उसको 34 माना जाएगा। लेकिन इसी ने अगर MPhil किया है, इसी ने MPhil किया है, तो ऐसा नहीं होगा, ये 33 + 2 ऐसा नहीं मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा, उसको एनी हाउ 33 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक जान लीजिए कि जो बेनिफिट होते हैं, 2 बेनिफिट कंबाइन नहीं कर सकते। और जो लोग बैंक में काम कर रहे, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, RRB हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है एक्सक्लूडिंग प्रोबेशन जितना होगा उतना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी को मान लीजिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्सपीरियंस है प्रोबेशन पीरियड छोड़ के, तो उसको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के बारे में भी अगर कुछ क्वेरी है तो मैंने नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भर के दीजिए, आपको 1 या 2 दिन में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही है अभी सारे जो क्वेरीज है। अभी मैं समराइज कर देता हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन चलता है, प्रोवाइडेड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए
और परसेंटेज होनी चाहिए एग्रीगेट। उसके बाद एज लिमिट जो है उसके लिए पिछले दोनों नोटिफिकेशन में 1 जनवरी डेट था एज के लिए और हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। तो मुझे लगता है इस बार भी ये डेट होने के चांसेस है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। और जो डिस्टेंस का मैंने बता दिया, परसेंटेज का बता दिया, सीजीपीए का बता दिया, सारा मैंने बता दिया। अगर इतना होने के बावजूद अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। और मैंने जो प्लान दिया है 90 डेज़ का बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए तो आपको पढ़ाई में काफ़ी आसानी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।